Welcome again on Chit Chat with Harry. I'm your host, Harry Rajput. Welcome again on Chit Chat with Harry to One Sign, One Story, a podcast where we decode the hidden sign behind success stories in tech, business, and finance. Today's episode is pure gold for anyone building a startup, hustle, or scaling in silence. Today is someone who cracked not just CA exams, but also the Instagram algorithm. Subham Malo. He's chartered accountant turned content creator who's helping thousands of founders, professionals make smarter decisions with their money, compliance, and grit. This one's packed with insights, beats busted, and stories that will make you rethink how you manage your business. So let's jump in. Uh, Subham, how did you started your CA journey? And did you always want to be a CA? So, Harry, actually, CA journey is very natural to me because, in my family, if you see, there are 18 to 20 chartered accountants. So, my all the elder brothers, या मामा बोलो या चाचा बोलो, तो काफ़ी लोगों ने सीए पहले किया हुआ था। तो नेचुरली क्या है कि एक मॉम डैड का इंक्लिनेशन होता है कि चलो ये चीज़ एक सिक्योर करियर ऑप्शन देती है। दैट्स व्हाई they suggested कि इसको भी सीए कराएंगे and that's how my journey began as CA to be frank. उसके बाद में I started and there are 3 levels to CA, CPT, IPC and final. So I was fortunate enough to clear it all in one go and then I cleared my C. So that's how my journey was initially. So now, yeah, you are CA and as well as you are now content creator as well. Yeah. So how you balance both things actually? So it becomes difficult at certain point of time, but I started content creation like 2 years ago. तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम देयर वाज अ मोटिवेशन कि यार कुछ डिफरेंट करते हैं जो नॉर्मल सीए व्हेन आई सी तो ऑल आई आइदर इनटू प्रैक्टिस और इनटू जॉब या समथिंग लाइक दैट मेरे को लगा हाउ कैन आई बी अ डिफरेंट सीए राइट तो आई स्टार्टेड विद कंटेंट क्रिएशन एंड धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आने लगी कि कितना किस लेवल पे ऑटोमेट किया जा सकता है राइट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन देयर इज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्टिंग एडिटिंग एंड देन शेड्यूलिंग कब डालना है कैसे डालना है व्हाट आर द ट्रेंड्स तो उस पर रिसर्च रहती है व्हाट आर द टॉपिक्स तो उस पर रिसर्च रहती है तो मेरा कंटेंट जो है दैट इज मोर फोकस्ड अराउंड फिनेंस राइट तो वॉट एवर प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग इन माई रेगुलर डे टू डे लाइफ फॉर एग्जाम्पल इन टू प्रैक्टिस वॉट क्लाइंट्स आर फेसिंग क्लाइंट्स को क्या लग रहा है यार जीएसटी में कुछ नए चेंजेस आ गए देन आई एम अपडेटेड विद दोज कंटेंट राइट तो वही कंटेंट को मैं एज अ रील फॉर्मेट में अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ एक दो एग्जांपल्स. तो फॉर एग्जाम्पल बजट आता है हर साल राइट तो बजट के अंदर देर आर मेनी चेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन रिलेटेड टू जीएसटी अब वो चेंजेस मुझे अपने क्लाइंट को तो समझाना ही है बिकॉज इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग देयर इंडस्ट्रीज करेक्ट तो मैं बस उसी कंटेंट को उठा के अपने इंस्टाग्राम पेज पे धीरे धीरे पोस्ट करता जाता हूँ तो उससे होता क्या है कि मेरी जो डबल मेहनत है इफ यू हैव अ परमानेंट नीश जैसे मेरा नीश इज फाइनेंस जीएसटी टैक्सेशन तो वहाँ पे मेरे लिए ये इजी हो जाता है बिकॉज डे इन डे आउट आई एम डूइंग दैट वर्क राइट तो इफ यू आस्क मी कि हाउ यू बैलेंस देम तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि व्हाट आई वुड से कि नॉर्मली 6 डेज मैं अपना प्रैक्टिस का काम ही करता हूँ राइट लाइक ऑडिट्स कंसल्टिंग एडवाइजरी टू स्टार्टअप्स बट ऑन द 7th डे मैं कंटेंट शूट करता हूँ विच इज संडे तो नॉर्मली वीकेंड्स पे मैं कंटेंट शूट करता हूँ एंड इन बिटवीन 6 डेज व्हेनेवर आई वांट सम ब्रेक तो मैं अपनी स्क्रिप्टिंग पे काम करता हूँ मैं अपनी रिसर्च पे काम करता हूँ मैं एडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ कि किस तरीके से एडिट होनी चाहिए व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स विच आर इनटू मार्केट so that's how I can able to balance both of the things together. CA and content creation. So which pays better? This is an interesting question. As far as my journey is concerned, at this point of time, I can say both are equal, right? But for creating a name into content creation, it takes a hell lot of time, a hell lot of efforts, right? And second thing, what I see as a content creator, content creation journey is, you do not know when it can end. Correct. Right? So there is a business. If you have any business with you can obviously push that business by way of content creation. तो आप content create करोगे, automatically, you'll get clients and then you
you create your business, maybe it's consulting, maybe you're selling any product. But if you solely rely on content creation, which I see आज के टाइम में काफी यूथ सिर्फ content creation के पीछे जाना चाहता है, which I feel मेरे हिसाब से little bit मेरे को वो लगता है कि यार थोड़ा risky business हो जाता है, correct, right? Because you do not know what technologies are coming, right? Or you do not know when your Instagram account can hacked or maybe deleted. So what I feel is either it should be a business plus content creation that will help you in the long run. Okay. Yeah. And like as a like if I talk about Instagram perspective, so what kind of business benefits you are getting through the Instagram clients or like Yes. wow. So what happens is when you start creating content, maybe on any platform, Instagram हो गया, LinkedIn हो गया, Facebook हो गया, या X भी हो गया for sake. तो there are various direct benefits where there are various indirect benefits. Let's say जैसे मेरे साथ क्या हुआ है, when I started content creation, I get invited to many places, many events. There was a event organized by our Honorable Prime Minister. It was National Creators Award in Delhi. So I was invited into them. Then I received many awards. There was one of the awards which I received as a startup mentor from Sonu Sood in Ahmedabad only. So these kind of opportunities open up when you start creating content, when you start being visible across the public, right? Apart from that, obviously, I collaborated with many big brands. Let's say for namesake, Motilal Oswal is there, Paisa Bazaar is there, Angel One is there. So these kind of brands approach you for, maybe for brand collaboration, maybe for some of the videos creation which they wanted to use, right? And apart from that, there are 2-3 startups in which I am also their ambassador for Meta ads, right? So because they want a trusted face which is visible in the market. So those kind of opportunities which usually as a CA I cannot get from my business, because my business is quite traditional and technical. Right? I have to help my clients in compliances. I have to help my clients in setting up the companies. Right? I am not into marketing. But now after creating content, now I am also exploring this marketing angle. Okay. Yeah. So the same way, like what benefits you are getting in the CA career? Okay. So like specifically if you ask me कि मेरे business में क्या benefit मिलेंगे, right? So normally क्या होता है when you start creating content, so obviously clients notices you. So let's say assume I am creating content on let's say Startup India certification, right? So Startup India certification पे अगर मैं content बना रहा हूँ, तो there are many startups who want that certificate and they approach me. So if you ask me, then I can say 30 to 40% inquiries I am receiving right now is from Instagram. Let's say if I put it up in some reel related to that particular thing, तो मुझे काफी सारी इंक्वायरीज आ रही कि सर हमें भी लेना है, क्या करें, आपसे कैसे कनेक्ट करें, राइट? सो according to that, there is a process in which they can connect with me, they can do one-to-one call with me, and then they can convert obviously into some or other services. Okay. So obviously it helps कि if you are visible, तो आपका business भी convert होगा ही होगा. Right now मेरा ऐसा है कि 30-40% you can say my business is converting from Instagram. So that is one thing. Second thing is your existing clientele trust you more. Okay. Right? So let's say if there are some clients who are already using my services, but when I was not much publicizing about myself, या फिर मैं इतना openly नहीं आके चीजें बता रहा था, और अब मैं जब बता रहा हूँ when I'm creating content, so they are putting their trust, they are referring me new clients. Okay. Right? So if you are into service industry like me, or maybe into SaaS based industries, and if you're creating content regarding anything, regarding knowledge enhancement of people, then obviously it helps in your business. Okay. So LLP versus private limited. What base for the early age startups? Okay. So LLP versus private limited, दोनों में differences तो बहुत हैं. So how I explain this is कि LLP is just like a, you can say Activa, right? आपको छोटा मोटा आजू बाजू कहीं जाना है, minimal cost, तो आपके लिए LLP suitable है. But private limited is just like a sedan car. Okay. If you have a long term vision, राइट, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस विद अ लॉन्ग टर्म विजन, तो फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना. अगर आप जस्ट अपना एक आइडिया टेस्ट करना चाहते हैं मार्केट, या फिर आप एक दो फाउंडर्स हैं और साथ में इंटरनली काम करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठाना चाहता, then you should go for LLP, right? Okay. But if you want to raise funds, if you are a startup, आपको ऐसा है कि यार नियर फ्यूचर 1 साल 2 साल 3 साल में मुझे फंडिंग उठानी है, या फिर if you want to इशू ESOPs, एम्प्लॉइज को अगर आपको रिटेन करना है, तो बहुत सारी स्टार्टअप्स ESOPs देती है, या फिर आपको फॉरेन एक्सपेंशन करनी है, तो फिर उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट इन प्राइवेट लिमिटेड. For the IT company, same? Yes, for the IT company. So basically, if you see in India, there are, अगर कोई भी business start करना है, there are only 4 structures. Either it can be a proprietorship,
it can be a partnership, it can be a LLP or a private limited. Private limited company is what we say is the highest form of structure. But क्या होता है ना, private limited company में compliances भी बढ़ जाते हैं, right? LLP में थोड़े compliances कम होते हैं. So if I compare about the costing, तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं तो आपको ईयरली 50 to 60,000 तो मिनिमम कंप्लायंस का खर्चा करना ही पड़ेगा. लेकिन वहीं एलएलपी में ये खर्चा हो जाता है 30,000 35,000. ओके, तो इसलिए लोग क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि वेदर वी शुड गो टू अ एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड. बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस का पर्सपेक्टिव लेके सोच रहे हैं, इफ यू वांट टू गेन ट्रस्ट इन द मार्केट, देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द ओनली ऑप्शन. Okay. And how much cost it required to start any like tech company? So if you want to start a tech company specifically, then there are 2-3 things. Number 1 तो ये हो गया कि आपको स्ट्रक्चर कौन सा चूज करना है. नंबर 2 कैन बी व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर डेवलपिंग. अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनिशियली शायद कोई फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रखने पड़ेंगे. देन देयर विल बी सम ऑफिस स्टाफ, देन देयर विल बी सम सर्टिफिकेशन व्हिच यू विल टेक. सो ओवर एंड ऑल इफ आई विल सजेस्ट, देन 10 से 12 लाख के अंदर आप एक टेक बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं इजीली. Okay. Right, but the important thing is which area you are focusing. Okay. Either you are doing it in a product model or you are doing it as a IT service model, which is also very frequent in India. And like if I divide the cost, if I talk about कि भाई आप as a CA क्या cost जाएगा? Okay, तो देखो बेसिकली अगर आप समझो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेट से आप बनाते हैं, सेटअप करने का विथ अदर सर्टिफिकेशन, विथ जीएसटी सर्टिफिकेशन एंड सारा कुछ अगर आप लेके चले तो 30 to 40,000 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी. Okay. आफ्टर दैट आप हायरिंग करेंगे फॉर फ्रीलांसर डेवलपर्स, तो उनका अराउंड कॉस्टिंग आप मान के चले, इफ यू वांट टू डेवलप अ प्रोडक्ट तो अराउंड 3 to 5 लाख रुपीस प्रोडक्ट का खर्चा हो जाएगा. हो जाएगा. हाँ. देन यू विल नीड सर्वर्स, यू विल नीड क्लाउड स्टोरेज, उसका भी आप मान के चलिए 3 to 5 लाख का वो खर्चा हो जाएगा. राइट, यू विल नीड सम आईटी असेट्स फॉर दैट मैटर, तो 2-3 लाख रुपए का खर्चा वो हो गया. तो ऐसे करके आई एम जस्ट अज्यूमिंग इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी लो लेवल, वेरी बेसिक लेवल, आपको एक छोटी स्टार्टअप स्टार्ट करनी है ताकि आप इसको धीरे धीरे एक्सपैंड करें और धीरे धीरे उसके अंदर फंडिंग उठाएं, तो आई थिंक इट्स 10 to 12 लाख अकॉर्डिंग टू माई. Yeah. So can we outsource this HR, legal and accounting things on early stage? एब्सोल्युटली. द थिंग इज, अगर एक स्टार्टअप फाउंडर है, राइट, तो उसका फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन हिज बिजनेस. HR, लीगल, अकाउंटिंग थिंग, इनके अंदर ना काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है. फॉर एग्जांपल एज अ CA आई एम प्रैक्टिसिंग, राइट, आई एम हेल्पिंग मेनी स्टार्टअप्स इन देयर कंप्लायंसेस, इन देयर HR थिंग, इन देयर लीगल थिंग. बट आई नो कि अगर स्टार्टअप फाउंडर खुद ये काम करने लग गया या इन हाउस टीम बिठा दी, तो इन हाउस टीम बिठाने के लिए आपको इनिशियली एक अच्छा बजट चाहिएगा, बिकॉज यू विल हायर अ CA नेचुरली. अगर आप उसको एज अ CFO भी रखना चाहते हैं जो कि सारा फाइनेंस मैनेज कर ले, आपको मिनिमम 25 से 30 लाख का पैकेज तो देना पड़ेगा अहमदाबाद जैसी सिटी में. तो इट इज नॉट फीजिबल फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप टू अपॉइंट अ CFO. तो फॉर दैट क्या होता है कि वी ऑफर वर्चुअल CFO सर्विसेज. तो वर्चुअल CFO सर्विसेज में क्या होता है कि CA आपके यहाँ पे एक वीक में 1 या 2 दिन आएगा, पूरा चीज रिव्यू करेगा, कुछ गलत जा रहा है तो उसको सही करेगा और आपकी अकाउंटिंग जो भी कंप्लायंसेस है उन सबको स्ट्रीमलाइन करता है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस which is called virtual CFO service. Apart from that, I would prefer, if you are an early stage startup, you should consult with a CA regarding how I can outsource everything to him. So reason being, it will be cost effective. Plus a CA has expertise in handling compliances of many other similar kind of businesses. So businesses के अंदर there are frequent changes. If you talk about GST, there are frequent changes. If you talk about हर बजट में कुछ ना कुछ नया आ जाता है, किसी न किसी IT स्पेसिफिक सेक्टर के लिए कुछ नई पॉलिसीज आ जाती है. ओके, तो एज अ फाउंडर आप उन सब चीजों का ध्यान नहीं रख सकते. करेक्ट. तो उस वजह से इट इज बेटर कि इनिशियल फेज में आप आउटसोर्स करें. व्हेन यू डेवलप अ टीम, लेट्स से लेटर ऑन यू रेज फंडिंग, आपने सीड राउंड उठाया, आपने सीरीज A उठाया, सीरीज B उठाया है, इन दैट केस यू विल ऑब्वियसली हैव टू हैव अ इन हाउस टीम. उस केस में आप थोड़े फाइनेंस के बंदे रख सकते हैं, एक CFO हायर करके रख सकते हैं. बट इनिशियली आई वुड रिकमेंड यू शुड आउटसोर्स इट टू बेटर फोकस ऑन योर बिजनेस. Okay. And SaaS versus IT services company. So if anyone tech people or anyone want to start that things, so what's your advice? Like एक SaaS startup start करना चाहिए product base या एक IT company चालू करना is feasible in 2025? Okay, so if you ask me this question, then मैं तो ये बोलूँगा कि in 2025 it's the era of AI, right? So if you are comparing between SaaS and a IT services firm, it is a huge comparison. Why I'm saying so? SaaS based products जो होते हैं ना, वो एक बार प्रोडक्ट बनाने का उसमें आपका खर्चा हो गया, right? Then there will be some changes according to the user's requirement. कुछ अपडेट आया वो आप minimal changes करेंगे, and it will give you a recurring revenue, right?
एंड व्हेन यू सर्व आईटी सर्विसेज, स्पेसिफिकली आप आईटीएस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एक बड़ा दिक्कत ये आता है कि उसमें मैन पावर कॉस्टिंग मेजरली होता है, राइट? इफ यू आर सर्विंग सम ऑफ द क्लाइंट्स, तो उसमें मैन पावर कॉस्टिंग आपका एक हैवी खर्चा आता है. व्हाई आई एम सेइंग एआई, बिकॉज इफ यू सी टुडे, तो हर चीज में एआई इंटीग्रेट हो रहा है. राइट. आज के टाइम में इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं? आज के टाइम में इन्वेस्टर्स ये नहीं देख रहे हैं आप कौन सा सास प्रोडक्ट बना रहे हो, वो ये देख रहे हैं कि वेदर यू आर enabling AI to increase your efficiency for this product or not, right? Even startup funding, when we talk to many of the investor, when we talk to many of the startups, जो लोग लास्ट ईयर तक जो SaaS बेस्ड मॉडल लेके चल रहे थे, उन्होंने रातों रात अपना मॉडल चेंज करके AI इंटीग्रेटेड SaaS बेस्ड कर दिया. करेक्ट. राइट. द रीजन इज कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, आपको उस ट्रेंड को कैचअप करना पड़ेगा somehow or other. And that's why I'm saying कि in 2025, if you want to build a product, build any software product which has AI is enabled. Okay. And that's how you can grow your startup. Okay. Yeah. So in SaaS-based products, can we do the patent, trademark, or is there anything in the to save our product? ओके, सो नॉर्मली क्या है, स्टार्टअप फाउंडर्स को ये चीजें पता भी नहीं होती है कि व्हाट इज ट्रेडमार्क. आज किसी ने कंपनी चालू कर दी, कुछ नाम सोच लिया और उससे उन्होंने कंपनी भी रजिस्टर करा दी और ट्रेडमार्क भी नहीं लिया, और फिर सब्सिक्वेंटली उनको पता चलता है कि यार सिमिलर नाम की कंपनी दूसरी चालू हो गई है और दे आर ऑल्सो डूइंग मार्केटिंग. तो ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ब्रांड नेम है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, लेट्स से अगर मैं जेप्टो की बात करूं, तो जेप्टो वर्ड इज अ ट्रेडमार्क वर्ड. राइट. तो जेप्टो मैं आज यूज नहीं कर सकता मेरी कंपनी के लिए. राइट. करेक्ट. तो दैट इज अ ट्रेडमार्क कि आपको अपना नाम तो सबसे पहले रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि जेप्टो की जगह मैंने अगर लेट्स से एप्टो कर दिया, ओके. इट इज सिमिलर लुकिंग, तो जेप्टो कैन फाइल अ केस ऑन मी इफ ही हैज अ ट्रेडमार्क. सिमिलरली अगर आप देखो तो अहमदाबाद के अंदर देयर इज अ बाग बकरी चाय, भागवत. राइट. रिसेंटली उनका एक केस है कि एक नई ब्रांड चालू हुई है, वाह बाग बगड़ी चाय. ओके. नाउ इट इज साउंडिंग सिमिलर टू बाग बकरी चाय, ओके. तो इस वजह से बाग बकरी ने उनपे केस कर दिया. हाँ, बिकॉज इट इज साउंडिंग सिमिलर, और वो अभी जीत गए. राइट. उन्होंने बोला है कि आप वहां, कोर्ट ने ऐसा बोला है वहां वर्ड हटा दो ताकि इससे क्या सिमिलर ना हो जाए. तो ये सब आप एक्शंस कब ले सकते हो? जब आपके पास ट्रेडमार्क होगा, जब आपकी आईपी प्रोटेक्टेड होगी. राइट. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर थिंग्स, जैसे कि लेट्स से इफ यू आर इनटू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, यू डू सो मच हार्ड वर्क, यू डू कोड, आप पूरा प्रोडक्ट रेडी करते हो और आपको पता चलता है आपका एम्प्लॉय कोई किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा का पूरा कोड चुरा के लेके चला गया. राइट. हाउ विल यू प्रोटेक्ट दैट? सो यू कैन डू अ पेटेंट. पेटेंट. You can do a patent of whole process, you can do a patent of your code. Even if you see, there are many examples. आज एक अगर आपने बीच में न्यूज सुनी हो, there was one company called कृत्रिम, उन्होंने ओला पे केस फाइल किया था. उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि जो ओला ने कृत्रिम वो जो मैप का पूरा सिस्टम निकाला है, दैट इज कॉपीड फ्रॉम आवर कोडिंग. तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार्टअप वर्ल्ड, एंड इन्वेस्टर्स उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप अपने आईपी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करो, बिकॉज दैट इज योर यूनिकनेस, दैट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन to the market. So that's why trademark, patent, copyright, these kind of things you have to take, you have to explore कि मैं किस किस चीजों में ले सकता हूँ, और वो मैं फर्स्ट डे से ले लूँ, ताकि मेरी इतनी मेहनत जो मार्केटिंग की इतने दिनों में हुई है वो मेरी वेस्ट नहीं जानी चाहिए. सो आप ही जिसका ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, यू आर हेल्पिंग स्टार्टअप. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वी हैव मेनी क्लाइंट्स. हमारे एक क्लाइंट थे, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बता सकता हूँ, बिकॉज आई हैव मेनी एग्जांपल्स टू शेयर. तो उनको 25 लाख का नोटिस आया था, बिकॉज दे वर यूजिंग अ सिमिलर नेम ऑफ अ कंपनी विच वाज रजिस्टर्ड इन तेलंगाना. ओके. उनको 25 लाख का उन्होंने नोटिस भेज दिया जस्ट बाय डूइंग अ गूगल रिसर्च. उन्होंने, बिकॉज लेट्स से मेरा नाम XYZ है, आपका नाम भी XYZ है, मैंने गूगल पे सर्च किया XYZ, तो उनका नाम आ गया. तो देश हमारे पास ट्रेडमार्क है, हाउ कैन दे पुट द वर्ड XYZ, एंड देन दे सेंड नोटिस. फिर उसके बाद उनको रातों रात सारी स्टेशनरी बदलनी पड़ी, रातों रात उनको नाम चेंज करना पड़ा, उनकी कंपनी का नाम चेंज हुआ, क्योंकि देयर इज अ टाइमलाइन टू अ लीगल नोटिस आल्सो. अगर आपने उस टाइमलाइन के अंदर नहीं फुलफिल किया, दे कैन फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट यू. व्हाई टू गो इनटू दैट मेस व्हेन वी फर्स्ट डे, एंड इट्स हार्डली, आई थिंक मेनी पीपल आर नॉट अवेयर, ट्रेडमार्क का कॉस्टिंग इज हार्डली 9 to 10,000 रुपीज. आप उसमें अप्लाई कीजिए, एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. आप समझिए, इफ यू आर रनिंग अ स्टार्टअप, आज आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे ना, शायद 9 से 10 महीने बाद आपको ट्रेडमार्क मिलेगा. अच्छा. यस. और इज दिस एप्लीकेबल फॉर कंट्री वाइज, और लाइक इंडिया में ही चलेगा, दूसरी कंट्री में आपका ट्रेडमार्क और उसके लिए LLC करना पड़ता है? यस. सो हर कंट्री का अपना ट्रेडमार्क का रेगुलेशन है, एंड देयर इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसमें आप मल्टी कंट्रीज का ट्रेडमार्क आप एक साथ ले सकते हो. अच्छा. तो आपका हर कंट्री का, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप, तो इट्स ऑलवेज बेटर आप जहां से, जिस कंट्री से आप कर रहे हो, आप एटलीस्ट उस कंट्री में अपने आप को सिक्योर रखो. फिर उसके बाद में आप उसके बेसिस पे दूसरी कंट्रीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो, दैट वी आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हियर विद दिस नेम, सो प्लीज गिव अस द मार्क in the other country also. So in early age startup, as a founder, how can I save taxes?
ओके, तो वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, स्टार्टअप फाउंडर्स का फोकस हमेशा इस चीज पे होता है कि हमें बर्न कितना करना है और जब तक प्रॉफिट नहीं करेंगे तब तक टैक्स आएगा नहीं, राइट? तो गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, और गवर्नमेंट ने भी ऐसी काफी सारी स्कीम्स निकाली है जिसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अच्छा। सो वन ऑफ द स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने निकाली है जिसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसके अंदर है स्टार्टअप इंडिया टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, ओके। जिसका नाम होता है, जिसका एक सेक्शन है ATIAC करके, उसका एक सर्टिफिकेट आप ले सकते हो गवर्नमेंट से, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आउट ऑफ 10 years आप किसी भी 3 साल के अंदर जीरो टैक्स पे कर सकते हो। किसी भी 3 साल में आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, अच्छा। राइट? बट द कैच इज दैट इफ यू आस्क मी एज अ CA कि सर आज मैंने स्टार्टअप बना दी है ना, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये कर रहा हूँ, तो मैं भी ले सकता हूँ, तो फिर तो बहुत अच्छा हो गया। मैं तो नॉर्मल बिजनेस, लेट्स से अगर मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो दिखा दूंगा स्टार्टअप, राइट। राइट? और ऐसा रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। आज हम लोग भी इतने सारे क्लाइंट्स को फेस करते हैं जो कि ऐसे कंसल्टेंट्स के उसमें आ गए कि दे लोग लिटरली प्रॉमिस कि हम आपको 100% ATIAC सर्टिफिकेट निकलवा के दे देंगे, अच्छा। but that is not the reality. If you see numbers, DPIIT registered startup till today in India is approximately 1,50,000. What is DPIIT? It is like Startup India certificate, basic certificate कि you are registered as a startup. कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट ले सकती है। तो अभी तक इंडिया के अंदर 1.5 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने या फिर LLP ने या फिर पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है उसने DPIIT सर्टिफिकेट लिया हुआ है। But when it comes to Startup India tax exemption certificate, that is the next step. After taking DPIIT, you have to apply for that. आप मानोगे नहीं, out of 150, only 3,000 something startups के पास ATIAC का सर्टिफिकेट है। Yes. और सिर्फ लास्ट ईयर में 185 to 187 स्टार्टअप्स को ही मिला है। अच्छा। तो इफ समवन इज प्रॉमिसिंग यू, क्योंकि इस स्टार्टअप्स वर्ड के साथ ना फ्रॉड वर्ड भी काफी एसोसिएट होता जा रहा है, राइट? हर चीज में क्या है कि कुछ ना कुछ लोगों को फ्रॉड करने की आदत हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ यू आर रनिंग अ स्टार्टअप, डू नॉट कम इन द वे कि यार आपको गारंटी है कि मिल जाएगा, राइट। बिकॉज आप नंबर्स देखोगे तो सिर्फ 3,000 स्टार्टअप को मिला है, और ऑब्वियसली 3,000 स्टार्टअप कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट का इस सर्टिफिकेट को देने का जो वे वो क्यों देती है, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसी स्टार्टअप्स बनाओ जो स्केलेबल हो, जिससे मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो इंडिया के, राइट। और अगर वो आपके स्टार्टअप के अंदर नहीं है, या फिर कोई यूनिक प्रोडक्ट, कुछ यूनिक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, और अगर वो नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं देगी। अच्छा। और अभी at this point of time when I'm speaking to you on this podcast, recently गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया एग्जेम्पशन टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने के वेज भी काफी इजी कर दिए। अच्छा। पहले हम लोग अप्लाई करते थे तो 7 months 8 months 9 months तक कोई जवाब नहीं। नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि हम 120 days के अंदर आपको जवाब दे देंगे। 120 days के। तो इट इज अ गुड कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है इन सब चीजों के लिए, अच्छा। स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। इवन इफ यूर IT कंपनी आपको सपोर्ट कर रही है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस सर्टिफिकेट इफ यू आर building some product which is a very unique। तो वो चीज है। So even can I get like tax benefits when I'm hiring employees? So yes, there is a section 80GGAA of Income Tax Act जिसके अंदर अगर आप एम्प्लॉय हायर करते हैं and there is a cap of certain salary, I think it's 25,000 need to confirm, अगर आप उतनी सैलरी दे रहे हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर देती है, टैक्स बेनिफिट्स। तो there are many such schemes, even if you are let's say there are many state specific schemes also which we will discuss here। So like can you tell me like which states are like where have more benefits in the tax perspective? Okay, Even government India is providing, but even state-wise there are different rules and regulations. correct। So can you describe? So state specific benefits, if we talk about, it's not only tax benefits, it's are more of how government is pushing this startup economy which we are talking about। So number one, if you say कि मुझे आज के टाइम में 2025 में कौन सी स्टेट में स्टार्टअप बनानी है, तो आई विल से कि यार 2-3 प्रायोरिटी स्टेट्स है जो मेरे प्रायोरिटी स्टेट है। नंबर 1 इज गुजरात, राइट? नंबर 2 इज तेलंगाना इज ऑल्सो supporting startups very much। Number 3 is obviously Karnataka because Bangalore is a startup hub। तो गवर्नमेंट क्या करती है? There are two governments, central government is state government, right? There are some schemes of central government, there are some schemes of state government which are helpful for startup, they are providing them as a grants। Okay। ग्रांट्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई IT कंपनी चालू की है, कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप उनके पास अप्लाई करो। So what they have done is they have set up incubation center in each of the major cities।
जैसे आप कोई भी सिटी बड़ी पकड़ के चलो, वहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाएगा। जैसे आज गुजरात की बात करूँ, आई हब इज ए इंक्यूबेशन सेंटर, IIM अहमदाबाद इज ए इंक्यूबेशन सेंटर, जियोसेक हैज ए इंक्यूबेशन सेंटर। ये इंक्यूबेशन सेंटर क्या करते हैं, दे आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स कि जो कुछ यूनिक कर रही है, और ये उनको फ्री में ग्रांट देते हैं। तो गुजरात की मैं बात करूँ तो आई हब कोई भी आइडिएशन स्टेज की स्टार्टअप को 2.5 लाख रुपए फ्री में देता है। अच्छा, अगर आपने एक प्रोडक्ट मार्केट फिट रेडी कर लिया है तो 10-1 लाख रुपए दे देता है। दे देगा। अगर आपको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, आपका रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप हो गया है, तो अराउंड 30 to 50 लाख रुपीज का ग्रांट मिलते हैं। दे देते तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इनटू सस्टेनेबिलिटी बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई आपने स्टार्टअप बनाया है, यस, तो उसके लिए उनकी एक सस्टेनेबिलिटी की अलग पॉलिसी है, जिसमें लेट से गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 100 करोड़ रुपीज देने, एग्जाम्पल, तो 100 करोड़ रुपीज उनको देने ही है ऐसी स्टार्टअप्स को जो कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर काम कर रही है। काम कर। तो दैट्स हाउ यू डू नॉट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट यू नीड टू इवेल्युएट। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आई हब की वेबसाइट पे जा सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, बहुत सारे, हाँ। बहुत सारी है। आप उन पे जाके रिसर्च तो कीजिए कि भाई कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है जिन पे मैं बेनिफिट ले सकता हूँ, एंड दैट इज अ फ्री मनी। So are you supporting that startups to connect with this incubator Yeah. centers? Yes. So what we are doing is we are helping them in the application process. We are helping them in how to present themselves against the government. Yeah. Right? Because government भी ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और दे देगी, क्योंकि वहाँ पे भी एक प्रोसेस है. There are juries sitting, वो आपको एनालाइज करेंगे. They have some pointer system जिसके बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं how effectively you are presenting, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी स्टार्टअप स्केलेबल हो सकती है. राइट, तो देर आर मेनी थिंग्स, और उन सब में हम लोग भी हेल्प करते हैं कि हाउ यू कैन गेट अ सब्सिडी और हाउ यू कैन गेट अ फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. Okay, great. So based on that, the one question comes in my mind. GST refund on the like fast products for the Yeah. exports. Yeah. So is this applicable for the SaaS or something? Yes. So government has introduced zero GST on exports. Okay. तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ हम SaaS प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. Any service, any goods you export out of India, GST is zero. Zero. Yes, but how it can be zero? That we have to explain. कैसे हो सकता है? तो there are two methods. Either you pay GST on export and take the refund of it, अच्छा. or either you do not pay by way of filing an LUT, letter of undertaking. Right? Letter of undertaking आपने फाइल कर दी और आप फ्री में अपना सर्विस या अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू ऑल्सो हैव टू टेक IEC कोड. मेनी ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स डू नॉट नो दिस. अच्छा. आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी लेना पड़ेगा, इवन इफ यू आर एक्सपोर्टिंग सर्विस और सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन. So ये GST में ही कोड सब लेना पड़ता है? नहीं, IEC इज अ डिफरेंट, DGFT के अंदर आता है. GST के अंदर आपको LUT लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना. Okay. यस, तो ऑब्वियसली GST एक्सपोर्ट, GST जो एक्सपोर्ट पे है दैट इज जीरो रेटेड. उसका रीजन भी है. उसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट वांट्स कि हम लोग, इंडिया शुड बिकम अ एक्सपोर्ट हब. अच्छा. हाँ. हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा फॉरेन रिजर्व्स बढ़े. Correct. तो फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है. बट इफ यू आर सेलिंग इट लोकली तो वो कोई बेनिफिट नहीं है, इवन इफ इट इज अ SaaS प्रोडक्ट, इवन इफ इट इज अनदर प्रोडक्ट. एंड इफ इट केस ऑफ सर्विसेज यू विल चार्ज 18%, इन केस ऑफ गुड्स डिपेंडिंग ऑन द रेट which GST has. If we talk about TDS, so if how like ad tech companies or like other startups will handle the TDS for the consultants, contractor, because this is the era of like remote working, contracts, consultants. Yeah. So how we can handle that TDS things? Yeah, frankly, if you ask me, so I feel TDS is a burden to employers. मतलब कोई जरूरत नहीं है. The only way, the only thing government wants us is to track the transactions. Correct. कि आप कहाँ का खर्चा कर रहे हो वो आप हमको बता दो, और उसके लिए they are asking us to pay the TDS every month, to file quarterly return, to issue TDS certificate. यार इस सब की क्या जरूरत है? मतलब you are saying अगर एक बिजनेसमैन को बिजनेस करना है तो there are so many compliances. I will just count. हर मंथली TDS पेमेंट करना है, हर मंथली 2 GST के रिटर्न फाइल करने हैं, रिकंसिलेशन करना है परचेज के साथ. इफ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड और LLP, आपको तरह तरह के कंप्लायंसेस करने हैं. आपको फॉर्म 8 फाइल करना है, फॉर्म 11 फाइल करना है. फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको AOC 4, MGT 7, MSME 1, DPT 3, बहुत सारे. ऑल काइंड ऑफ फॉर्म्स यू हैव टू फाइल. सो इंडिया में अगर बिजनेस करना है तो आपको ये सब मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. इधर यू आउटसोर्स अ गुड CA फर्म सारा काम, एंड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और इफ यू आर इन्वॉल्विंग इनटू दिस प्रैक्टिस, तो फिर तो आपका, आप मान के चलो 25 वर्किंग डेज में से 12 to 15 वर्किंग डेज तो आपको यही करना पड़ेगा. नहीं हो पाता है. नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. एंड देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस. आपको अकाउंटिंग करना है, तो
there are lot many things which you need to take care while you are doing business. So coming back to your question of TDS, तो TDS का कैसा है एक फंडा कि if you are paying to any kind of professional, if you are paying any kind of contractual services, if you are paying commission, if you are paying salary, there are prescribed rate. For example, if I'm talking about professional, there is a section 194J Right. in which you need to deduct 10%. But if you are doing it technical services, for example in IT industries, अगर आप कोई app development करा रहे हो, it can be classified under technical service. Then there is a 2% rate. So what you have to do is, as an employer, I have to deduct 2% from the payment I am making to you. I have to deposit it to the government, and after the quarter ends, I have to file the return against your PAN and show this as against you. Right. And after it happens, then I have to issue a certificate to you कि ये लो भैया मैंने आपका 2% TDS कट। अगर इसमें कहीं पे भी एक भी जगह चूक होती है, then there is interest, there is penalty, and आप मानेंगे नहीं, if I am not filing return on time on quarterly, 200 रुपए पर डे की पेनल्टी पर डे की। तो एक तो आपने मुझे मैं गवर्नमेंट का ये कहना चाहता हूँ, एक तो आपने एम्प्लॉयर के ऊपर बर्डन डाला, फिर उसके ऊपर आपने पेनल्टी भी इतनी लगाई, बट इट इज नेसेसरी ऑन देयर पार्ट बिकॉज दे वांट टू ट्रैक द ट्रांजैक्शन कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, तो दैट इज देयर। सो टीडीएस कंप्लायंसेस यू हैव टू डू विदाउट एनी फेल। इफ यू आर एप्लीकेबल टू कम अंडर द स्लैब्स देन यू हैव टू डू इट। ये TDS से याद आया, दिस इज नॉट इन क्वेश्चन लिस्ट बट आई हैव सीन मेनी पेन पॉइंट क्वेश्चन PF। एक्चुअली कंपनीज व्हाट डू लाइक अर्ली एज जो इंटर्न्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, अब उनमें भी PF डिडक्ट होता है एक्चुअली। अब सैलरी होता है उनका 10,000 15,000 हार्डली 18,000 और उसमें भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की तरफ से PF काट लेते हैं हम लोग। करेक्ट। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ लाना चाहिए कि थोड़ा TDS जैसे आप 25-30 कमा रहे हो तब आप जब कि अगर आप PF पे करो तो थोड़ा actually- क्योंकि जो अब देखो गुजरात में बंदे जो मोस्टली रहते हैं वो रहते हैं रेंट पे, किसी में रहते होते हैं, right? अब वो 12,000 तो वो भर रहे होते हैं और 15,000 उनकी सैलरी होती है। तो बचाया क्या रियल खाएगा। पेन पॉइंट्स एक्चुअली आई हैव सीन लाइक बहुत डेवलपर्स से डिजाइनर सबसे बात किया, सो दिस इज द मेन पेन पॉइंट। अभी क्या है, कंपनी को तो कंपलसरी डिडक्ट करना ही पड़ता है। इसका कुछ सॉल्यूशन होता है कि मतलब देखिए, मतलब दिस ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, हाँ। बट इफेक्टिवली व्हाट आई कैन से इज कि गवर्नमेंट कहीं कहीं पे एक जनता डेवलपमेंट या जनता का अच्छा करने का प्लान करती है। जैसे आप देखेंगे तो हमारी टैक्स स्लैब रिसेंटली इंट्रोड्यूस जो की है, जिसको इंक्रीज कर दिया है, नई टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके अंदर ऐसा है कि पहले यू नीड नॉट पे टैक्स इन टिल 7,75,000, अब उसको बढ़ा के 12,75,000 जैसा कर दिया है। तो वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। अगर आप देखो तो इफ यू आर अर्निंग अ डिसेंट सैलरी आपको बेनिफिट है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज अर्निंग ओनली 3,000, तो मैं तो ये बोलूंगा कि यार वो तो फिर मिनिमम वेजेस एक्ट कोई शायद अमेंड करना चाहिए। आई रियली थिंक अबाउट ऑन दिस एक्चुअली Yeah. कि मतलब क्यों, मतलब जो 50 कमा रहा है उसके ऊपर डालो भाई, अगर ऐसे ही काट लो उसमें से, दे कैन मैनेज इट ना। बट अब कमा ही नहीं रहा है बेचारा, उसी में से आप PF भी काट लिया, वो PF क्या बचाएगा, जैसे अभी चाहिए उसको बचाने के लिए। और ये क्या है, ये जो लॉज बने हुए ना ये काफी पुराने हैं, टाइम से टाइम इनमें अमेंडमेंट्स उस होते टाइम हैं। पे 15,000 की कीमत थी, हाँ, अभी नहीं है। अभी नहीं। तो 15,000 में रेंट भी नहीं होता है। तो इट एग्जिस्ट इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। आप कोर्ट में चले जाएंगे, उनके भी लॉज काफी पुराने। आप इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, वो भी काफी पुराने। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट्स लेके आती है, लिमिट्स चेंज करती है। बिकॉज आप देखेंगे तो 1990s में या उस टाइम पे स्लैब रेट शायद हुआ करती थी आई थिंक 3,000 4,000 5,000 रुपीज पे आपको टैक्स लगता था। आज वही हमारा 12 लाख रुपए पे जाके लग रहा है। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन वो सब चीजें धीरे धीरे चेंज होती है, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट सारी चीजों पे शायद ध्यान नहीं दे पाती है एक साथ, कि जो मेजोरिटी वाली चीजें हैं जहाँ से उनका मेजर रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी है शायद उसी पे ज्यादा फोकस होता है। They have to think about it actually. That's right. Even slab को कम ज्यादा कर सकते हैं। इवन निर्मला सीतारामन अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अगर उनको ध्यान है तो ध्यान देना चाहिए डेफिनेटली। Subham, how to expand the tech startups to the USA, Canada or UAE? Okay. So basically as a tech startup, if you want to go internationally, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्यों, why you want to go, right? There can be many reasons. One can be tax benefit, another can be you want to get into better network, because जब आप बाहर स्टार्टअप चालू करते हैं you get access to a better network, better funding opportunities, right? And there are some grants which many countries offer, right? जैसे recent example मेरे एक स्टार्टअप फाउंडर हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप फाउंड किया था इंडिया के अंदर, but somehow he received a grant from a US based investor. बट उनका शर्त ये था कि भाई आपको एक कंपनी डेलावेयर के अंदर बनानी है और आपको IP यहाँ ट्रांसफर करना है, तो हम आपको 50-60 लाख का ग्रांट था वो देंगे।
तो यू नीड टू डिसाइड सबसे पहले कि आपको करना क्या है, राइट? इफ यू आर गोइंग टू मे बी यूएई, देयर कैन बी अ गुड टैक्स बेनिफिट्स व्हिच आर देयर। फी जोन में आप 100% स्टार्टअप ओन कर सकते हैं। देन देयर कैन बी सम सिनर्जी बेनिफिट्स। लेट्स से इफ यू वांट टू वर्क इन एआई, मे बी यू कैन गो टू डेलावेयर और यूएसए में कहीं आप जा सकते हैं। तो देर आर गुड नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ कंपनी देयर। तो कंपनी बनाना फेयरली इजी है बाहर। लाइक इफ इन यू गो टू यूएसए तो आपको शायद 5 से 7 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर होके आ जाएगी। द मेन थिंग इज स्ट्रक्चरिंग, हाउ यू स्ट्रक्चर योर कंपनी आउटसाइड इंडिया, बिकॉज इफेक्टिवली इफ यू वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया, आपको इंडिया में अगर बिजनेस करना है, बिकॉज मेजरली आपका जो मैन पावर कॉस्टिंग है वो इंडिया में सस्ता है, देखें तो एनीवेयर इन द कंट्री, बाहर कहीं भी देखें। दैट्स व्हाई इंडिया इज बिकमिंग सो बिग आउटसोर्सिंग यूनिट। आज आप अकाउंट्स आउटसोर्स की बात करें, आप आईटी आउटसोर्स की बात करें, तो हर चीज आप अहमदाबाद में देखेंगे तो भी इतनी सारी आईटी कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग का काम, बहुत राइट। वो क्यों करती है? बिकॉज मैन पावर इज चीप ही है, राइट राइट। तो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चरिंग, आप कैसे करेंगे, राइट? तो नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग जो होता है वो यही होता है कि बाहर एक होल्डिंग कंपनी बनती है, राइट, और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी इंडिया में बनती है, and then there are transactions which go in and out from there. So how we handle that intercompany transactions जैसे दुबई से इंडिया में, यूएसए से इंडिया में? Okay, so for example, if you have a company in USA Delaware जो कि holding company, it is holding your IP, maybe if you are product based, or maybe a holding company normally अगर आप software वगैरह की, and if you have a subsidiary company in India, तो सबसे important चीज जो हो जाती है, because it is a related party, तो इस वजह से transfer pricing के regulations kick in कर जाते हैं। What is transfer pricing? So basically देखिए, अगर सब लोग बाहर होल्डिंग कंपनी बनाने लगे और वो लोग ऐसी जगह होल्डिंग कंपनी बनाने लगे जो कि टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन मतलब बेसिकली वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इंडिया की सारी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी बाहर बनाएगी और सारा का सारा प्रॉफिट आउटसाइड इंडिया शिफ्ट करेगी। तो उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स निकाले। के अंदर ऐसा होता है कि वॉट एवर सर्विसेज और गुड्स यू आर एक्सपोर्टिंग टू योर रिलेटेड पार्टी आउटसाइड इंडिया, उनको एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब कि सिमिलर, मान लो अगर आपके जैसी कोई सिमिलर कंपनी है जो इंडिया की है और बाहर कोई दूसरे एक्सपोर्टर को या दूसरे इंपोर्टर को वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है, उसका जो प्राइस है वो प्राइस और आपके प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड देन देयर आर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स। देयर इज फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3CEB ईयरली, जिसके अंदर एक टीपी ऑडिटर ऑडिट करेगा कि आपने जो ट्रांजेक्शंस किए हैं दैट आर ए आर्म्स लेंथ प्राइस, एंड वो रिपोर्ट करेगा। ही इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट दिस ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी फाइल्ड। सो व्हेनेवर you are doing transactions with a related party, आपको और ज्यादा केयरफुल हो जाना है उन सब चीजों में, राइट? बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट डू ट्रांजेक्शंस लाइक यू डू इन अ लोकल पार्टी। So what are the latest FEMA RBI rules for inward investments? Okay, so Harry, when it comes to inward investments और remittance, you can say कि बाहर से जब भी पैसा आपकी स्टार्टअप में फ्लो हो रहा है या कोई फंडिंग आ रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू आरबीआई कंप्लायंसेस। ओके, यस। तो आरबीआई कंप्लायंसेस में क्या होता है? एक होता है फॉर्म FCGPR, विच इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम विच यू हैव रिसीव्ड द फंड, राइट? अगर आपने कोई शेयर अलॉट किया है और उसका भी पैसा आ रहा है तो FCGPR आपको 30 दिन के अंदर फाइल करना है। तो ये सीए को करना पड़ता है कि कंपनी के फाउंडर्स या इनको, मतलब यू कैन टेक हेल्प ऑफ सीए, नॉर्मली होता है आरबीआई के पास। बैंक भी कर, तो देयर इज अ फॉर्म्स पोर्टल आरबीआई का जिसके ऊपर ये फाइल होता है। सो इफ यू हैव नॉलेज यू कैन डू इट, अदरवाइज यू नीड टू कंसल्ट विद चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर से। There are various RBI compliances apart from FCGPR. I'll just highlight one compliance. इंडिया में भी अभी काफी सारे स्टार्टअप्स जो कि ITES के अंदर है या अकाउंट्स आउटसोर्सिंग का काम कर रही है या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है, उनको ये चीज पता नहीं है कि एक फॉर्म है सॉफ्टेक्स, अच्छा, उसको फाइल करना पड़ता है, वो आरबीआई का कंप्लायंस है। और अगर आपने वो नहीं फाइल किया तो देयर आर पेनल्टीज टू इट। अच्छा, यस। तो होता क्या है कि नॉर्मली अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप कस्टम्स के थ्रू गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो कस्टम्स के पास आपका रिकॉर्ड है कि आपने कितना वैल्यू का गुड्स एक्सपोर्ट किया, हर चीज है। देन यू रिपोर्ट इट ऑन जीएसटी पोर्टल आल्सो। बट व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज एक्सपोर्ट या फिर कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहा है, वो तो आपका वर्चुअल है, राइट राइट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए ना एक STPI करके एजेंसी बनाई है, राइट? उसका STPI का ऑफिस होता है अलग अलग जगह, जैसे इंडिया में अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में गिफ्ट सिटी के अंदर STPI का ऑफिस है। तो वहां पे जो भी स्टार्टअप्स जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है या फिर IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, अकाउंट्स आउटसोर्सिंग का काम कर रही है या डिजिटली कुछ भी काम कर रही है, उनको उस STPI के पास फाइलिंग करनी पड़ती है। अब STPI का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, अगर आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया में नहीं भी है, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन STPI यूनिट। इवन इफ आई एम सिटिंग ऑन इन अहमदाबाद और मैं IT सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आई हैव टू फाइल सॉफ्टेक्स फॉर्म। बट काफी सारे स्टार्टअप्स को आइडिया भी नहीं है STPI होता क्या है, सॉफ्टेक्स फॉर्म फाइलिंग होती क्या है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्यूअर्स कि आप पता करो कि ये क्या चीज है, इस पे रिसर्च करो
कैसे फाइलिंग होती है, बिकॉज अगेन दिस इज अनदर कंप्लायंस यू हैव टू फॉलो. तो इवन मुझे भी नहीं पता था, मुझे वो रेमिटेंस वाला फॉर्म पता है कि हाँ एक रेमिटेंस आता है तो फॉर्म, दैट इज बेसिक बैंक का फॉर्म. हाँ बैंक का फॉर्म. हाँ. बाकी रियली दिस थिंग्स आई डोंट नो. Yes. So these compliances you need to be aware of अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिकॉज अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया ना तो गवर्नमेंट तो बैठी है पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाने के लिए, राइट, बिकॉज इट्स योर फॉल्ट एट द एंड, आपको नहीं पता था, राइट. तो आइदर कंसल्ट विद अ गुड सीए सीएस जिनको ये सब चीजें को आइडिया हो और उस तरीके से आपका जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर रहे, राइट, और गेट नॉलेज योरसेल्फ फ्रॉम यूट्यूब में भी. So when should a founders have a raise a capital from the external sources? ओके. तो एज अ फाउंडर लेट्स से इफ यू वांट टू रेज इन्वेस्टमेंट, कहीं से आपको पैसा फंडिंग रेज करना है, और आज के टाइम में आप मान के चलो 90% स्टार्टअप बनती है इसलिए कि बस किसी तरीके से फंडिंग मिल जाए, हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में उतारे. Correct. लेकिन दिक्कत क्या होता है कि फाउंडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट मार्केट फिट आना बहुत जरूरी है, राइट. प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब एटलीस्ट लोगों को एक्सेप्टेबल हो आपका प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि एक बार आपने फंडिंग ले ली तो फंडिंग के साथ देयर आर मेनी थिंग्स कम. देयर इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. आप किसी भी इन्वेस्टर से आज पैसा लेते हो, वेदर इट बी एंजल इन्वेस्टर, वीसी, कोई भी है, तो उनका एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है. आपको हो सकता है हर वीकली रिपोर्टिंग देनी पड़े, मेरी कंपनी में चल क्या रहा है, हाउ आई एम ग्रोइंग. सो देयर इज एडिशनल बर्डन यू आर टेकिंग बाय टेकिंग द फंडिंग. तो इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोडक्ट, आपको लगता है यार प्रोडक्ट खुद ही रेवेन्यू कमा के दे देगा, मेरा कैश फ्लो सेटल रहेगा, तो नो नीड टू गो फॉर फंडिंग. आज आप इवन इफ यू सी लेट्स से शार्क टैंक इंडिया जो अभी चल रहा है, राइट, उसके अंदर भी आप देखोगे बहुत सारी स्टार्टअप्स आती है जहाँ पे कैश फ्लो का मिसमैच है, प्रोडक्ट मार्केट फिट आया नहीं है, बट दे आर ऑन शार्क टैंक की फंडिंग दे दो, राइट. पता ही नहीं हो रहा. पता ही नहीं है ना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट आना तो जरूरी है. Correct. आपके पास कोई गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए. Correct. गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, एक बार हम मैंने पैसा ले भी लिया 50 लाख रुपए लेट से शार्क से या किसी से भी एंजल से, अब मैं उसको डिप्लॉय कहाँ करूंगा, और अगर डिप्लॉय कर दिया तो क्या इससे मेरे को मेजरेबल रिजल्ट्स आ पाएंगे. So that is the most important thing which first you have to decide, then go for funding. And how we can negotiate that with the investors? So negotiation is a very important technique which you have to learn. But before that, what I would suggest, अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो if you are a founder, let's say, अगर मैं आपसे पूछूं आपका कैक क्या है, आपका LTV क्या है, आपका डेली एक्टिव यूजर्स क्या है, इफ यू डू नॉट हैव अ ग्रिप ऑन द नंबर्स, देन इन्वेस्टर विल नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑन यू. अच्छा. फर्स्ट यू हैव टू कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ कि भाई आप इन्वेस्टर के सामने बैठे हो, यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट योर बिजनेस, फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट इन विच योर बिजनेस यू आर टारगेटिंग, Right. फुल नॉलेज अबाउट द ऑडियंस विच यू आर टारगेटिंग. बिकॉज इन्वेस्टर्स को यूं लगता है 1 मिनट में पकड़ने के लिए कि भाई आपको नॉलेज है या नहीं. और देखो क्या होता है, जब हम फंडिंग के लिए बैठते हैं ना तो हमेशा इन्वेस्टर की इनिशियली अपर एज होती है, Okay. राइट, क्योंकि उसको पैसा देना है. यू विल बी लाइक कि सर सर सर, है ना. लेकिन when you have a control on your business, when you know each in and out of your business, then you might get a similar edge to investor and then you can go for negotiation, because now investor is impressed with you, और फिर जो आप बोलोगे इन्वेस्टर को देना पड़ेगा. So that's why आपको क्या है, नंबर्स पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको मार्केट पे कंट्रोल होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए. जो काउंटर क्वेश्चन आता है अगर नहीं आता, यू कैन से नो, Correct. बट यू कैन नॉट लाई और यू कैन नॉट आप बोल ही नहीं सकते. हाँ बोल नहीं सकते, वैसा कुछ नहीं करना है. But and what red flags the investors are notice actually instant? Correct. So red flags can vary. There are 2-3 red flags I will explain. Number 1 can be compliance issues in the company. आपने प्राइवेट लिमिटेड बना दी, ठीक है, आज कोई भी इन्वेस्टर, लेट्स से इफ इज अ डिसेंट इन्वेस्टर, मे बी अ वीसी, मे बी अ एंजल, राइट, अगर वो छोटा HNI है तो ऑब्वियसली हो सकता है वो ड्यू डिलिजेंस एक्टिविटी ना करे, बट इफ इट इज अ वीसी वो जनरली ड्यू डिलिजेंस करते हैं. ड्यू डिलिजेंस के अंदर हर चीज क्लियर हो जाती है कि वेदर आपके कंप्लायंसेस प्रॉपर है कि नहीं है, whether you are filing returns on time or not, TDS filing किया है नहीं किया है. तो if there is issue in compliances, that is a big red flag for the investor. अच्छा. Because देखो कोई भी compliances का रिपरकेशन आने में टाइम लगता है. आज आपने नहीं किया कोई बात नहीं, 1 साल बाद उसकी पेनल्टी आएगी, वो बहुत ज्यादा आएगी. इन्वेस्टर डू नॉट वांट कि उसका पैसा पेनल्टी पे करने के लिए जाए, इन्वेस्टर वांट उसका पैसा बिजनेस ग्रोथ के लिए जाए. That's why compliance is very important from day one. ठीक है. Second red flag that can be is the overly crowded cap table. तो basically अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आपको ये भी सोचना है कि मेरे को हर जगह से फंडिंग नहीं ले लेनी, राइट. एटलीस्ट मेरा जो वैल्यूएशन एस्टिमेट है वो मेरा मैच होना चाहिए, बिकॉज फंडिंग देने लिए तो काफी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं. लेकिन अगर आपने अर्ली स्टेजेस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ज्यादा इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड कर दिया बाय गिविंग देम हायर इक्विटी, तो फिर जो लेटर स्टेज के इन्वेस्टर है दे विल नॉट कम, बिकॉज नोबडी वांट्स, एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ केक इन योर इक्विटी,
राइट। बट अगर आपने पहले ही सारी इक्विटी डाइल्यूट कर दिया, मेजर इक्विटी डाइल्यूट कर दी, तो जो लेटर स्टेज पे इन्वेस्टर आएगा वो उसको विजन नहीं मिलेगा कि स्टार्टअप कितनी बड़ी बन सकती है, राइट। थर्ड फ्लैग, रेड फ्लैग कैन बी मेनी को-फाउंडर्स। वी हैव सीन लाइक अगर एक या दो को-फाउंडर होते हैं तो इट्स क्वाइट इजी टू मैनेज बिजनेसेस, देयर आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड, राइट, देयर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फाउंडर। बट अगर 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, देन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस। तो इन्वेस्टर वुड नॉट वांट कि मुझे ज्यादा को-फाउंडर चाहिए, मुझे ज्यादा फाउंडर चाहिए। आई वुड रेदर स्टक विद 2 फाउंडर्स, आई सी देयर प्रोफाइल्स, हाउ दे आर डूइंग इन द लाइफ, व्हाट दे आर सैक्रिफाइसिंग फॉर। देयर आर मेनी फाउंडर्स और IITians, दे आर सैक्रिफाइसिंग 40-50 लाख पैकेज टू बिल्ड देयर स्टार्टअप्स, राइट। तो इन्वेस्टर वो सब चीजें भी देखता है। So for the startups, there is a term, safe and convertible notes. Yes. So what is all about? Okay, very good question. So many of the startups are not aware, that they can raise funding without giving equity today. What does that mean? Let's say अगर आपने आज स्टार्टअप बनाई, आप किसी इन्वेस्टर के पास पैसा उठाने जाते हैं, Right. तो नॉर्मली इन्वेस्टर क्या करेगा कि वैल्यूएशन करवाएगा आपकी कंपनी की कि क्या वैल्यू आ रही है, उसके बेसिस पे एक इक्विटी प्रपोज करेगा आपको कि लेट्स से हम लोग इसका इतना % इसके लिए लेते हैं। Right. बट सेफ नोट एंड कन्वर्टिबल नोट्स आर न्यूअर कॉन्सेप्ट। उसमें आपको वैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टर है उसने फाउंडर पर ट्रस्ट करके लेट से आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया, आज वैल्यूएशन नहीं करी, बट टर्म जो सेफ एग्रीमेंट बनता है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2 साल बाद हम लोग जब फर्स्ट राउंड ऑफ वैल्यूएशन के लिए जाएंगे और फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएंगे, तब मुझे इतना % शेयर मिल जाए। तो 2 साल में क्योंकि आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन भी बढ़ गई होगी, वैसे इन्वेस्टर मेरा भी फायदा है कि आज जो मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है वो 2 साल बाद कुछ बड़ा रिटर्न बना के दे देगा। और अगर मुझे रहना है आपके स्टार्टअप के अंदर तो मैं वो इक्विटी लेके रह लूंगा। दैट मीन्स पैसा मैंने आज दे दिया पर इक्विटी में 2 साल बाद लूंगा। So that is safe or convertible notes. So which converted. So it's kind of a debt which is converted into equity later stage. Yes. So many मतलब अगर आप मेरे से पूछें, I have seen many startups, 100x VC करके एक VC फॉर्म है, तो वो हर साल कुछ सेलेक्टेड 10 से 15 स्टार्टअप्स को सेफ नोट के जरिए फंडिंग देते हैं। देखिए, आई हैव फ्रेंड जिनका एक मैंने पॉडकास्ट किया था, जो स्पून्स करके, जो शार्क टैंक इंडिया में भी आए हैं। They have also raised funding of I think 1 CR or 2 CR from safe notes through 100x VC. तो देयर आर मेनी VC फर्म्स इन इंडिया हु आर गिविंग दिस। ये सेफ नोट्स मतलब स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही होता है कि आईटी कंपनी के लिए भी कुछ एप्लीकेबल होता है? सो देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड आईटी कंपनी इज, अगर आईटी कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो स्केलेबल है, जिसमें ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर वो स्केल करके इंडिया लेवल पे हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं, देन आईटी कंपनी इज आल्सो स्टार्टअप। अच्छा, ओके। स्टार्टअप मीनिंग क्या है? इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, राइट, समथिंग न्यू व्हिच हैज टू बी इन द मार्केट। तो अगर वो है तो इन स्टार्टअप, आईटी कंपनीज आल्सो स्टार्टअप, तो दे कैन आल्सो गो फॉर सेफ नोट, दे कैन आल्सो रेज फंडिंग। बट इंपॉर्टेंट इज दैट इट शुड बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगेन, इट शुड नॉट बी LLP। LLP में कोई इन्वेस्टर हाथ भी नहीं डालेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ही इक्विटी का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। दैट्स व्हाई अगर आपका फंडिंग रेज करने का मूड है या फंडिंग रेज करनी है फ्यूचर में, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनानी। So there's a trend of semiconductor or something. So is there incentives for this IoT semiconductor hardware industry in India? So right now government is pushing, there are many policies जिनके अंदर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज निकाली है। अच्छा, राइट। तो गवर्नमेंट ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम करके एक निकाला है, जिसके अंदर दे गिव 50% सब्सिडी ऑन सेटिंग अप अ प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर इन इंडिया। ओके, राइट। हार्डवेयर अगर मैं सेटअप कर रहा हूँ, हार्डवेयर कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो तो आपको 50% तक सब्सिडी मिलती है। अच्छा, देन डिजाइन लिंक्ड सब्सिडी भी निकाली है, अगर आप उसमें डिजाइनिंग में कुछ काम करते हो तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। देयर आर वेरियस सब्सिडीज। अगर आप बात करें गुजरात की, तो गुजरात स्टेट की एक अलग सब्सिडी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग सब्सिडी स्कीम है। सो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगर किसी को नया बिजनेस भी चालू करना है तो सबसे पहली चीज उनको ये रिसर्च करनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस चीज को पुश कर रही है, बिकॉज उस चीज में अगर बिजनेस चालू करेगा ना तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर हिम, क्योंकि देयर विल बी सब्सिडी, तो उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी सपोर्ट मिल जाए, उसमें बहुत सपोर्ट मिले। इट्स गुड एक्चुअली। हाँ, थैंक यू। What common mistakes IT company make in their early stage? okay, they build tech without talking to the customer requirement. If anything you have to change in tech system, what you recommend to Nirmala Sitaram? मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन आई विल रिकमेंड कि जो जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको एक सिंगल यूनिफाइड रिटर्न बना दे, या तो मंथली एक सिंगल रिटर्न फाइल करो और आपका जीएसटी क्लियर हो जाए।
एंड आई थिंक अभी रिसेंटली मैंने न्यूज भी सुनी है ये लोग इस पे कुछ रिवैम्प करने पे काम भी कर रहे हैं. यस. One startup finance myth you would love to burst on air. Okay. So I think you need CA or you need finance expert, not after raising the fund, but before also, because you need to take care of your compliances. Like Zoho or Terry, what do you recommend first for founders? Okay. If you want to go for cloud solution, then Zoho is good. But I would recommend Tele because I would recommend ki if you want to go for cloud kind of option, then go for Zoho. But as a CA, practicing CA, I would recommend Tele because it is quite easy and user friendly. Worst financial mistakes founders are making in a year? I think many of the founders are, mixing their business expenses with their personal expenses in books of account. And they regret it when it comes to the tax filing season because they have to segregate everything in their bank account. So I think we should always keep your business aside from your personal. One book, one habit, one tool that changed your life. Okay, I think one tool is ChatGPT. It's like my second brain. One book can be Tools of Titan, and one habit is I daily read newspapers to keep updated with the latest news in finance and business. If Subham has to start from scratch, Yeah. no degree, no experience, so what you will start? In 2025, Yeah. I think I'll build an AI agency because what I see is 90% of the people have heard about AI, Yeah. but they do not know how to use it. There is a huge potential today by building an AI agency. You can impact every business. It is actually. Yeah. If you had to teach one framework to startup founders, so what kind of framework that you will teach? I think there is a framework of PER. So it's like plan, execute, and review. That is a very super framework because if you're a startup founder, you have to, review regularly, review your cash flow, review your reports, right? You have to review your MIS. So I think this PER framework is very fantastic framework, which every startup founder should take care of. Correct. Actually. Found value in this episode, take 10 seconds to share it with a founder friend or someone who's still afraid of taxis. If you want to support this podcast, like, share, and subscribe. Until next time, keep building smart, keep scaling lean, and never skip your CA.